एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 8 करने वाले हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर 8 है उसके अंदर हम रीड करने वाले हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बनाया गया, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीड करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर हर साल हमें देखने को मिल जाता है। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है सबसे पहले ये देखते हैं, डेफिनेशन रीड करते हैं, देन हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, 200 से प्लस कंट्रियाँ हैं, और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के पास क्या खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसी तरीके से इंडिया के पास भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, जैसे कि एक इंडिया में एक लॉ बुक है, एक कानून रूप से एक मोटी सी बल्कि सी बुक है, जिसके अंदर क्या लिखे हुए हमारे देश के लॉ रेगुलेशन, हमारी किस तरीके से हमारी कंट्री काम करेगी, किस तरीके से नहीं। तो एक बल्कि सी बुक है जिसके अंदर हमारे लॉ रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि हमारी कंट्री को किस तरीके से काम करना, हमारी गवर्नमेंट को हमारे लिए क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। तो समझ आए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि हमारे देश में ये बताता है कि एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है हमारे देश के प्रति। उसी तरीके से ये बताता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से चुनी जाएगी और गवर्नमेंट को क्या काम करना है सिटीजन्स के लिए। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, मैंने लिख तो नहीं रखी यहाँ पर, लेकिन जो मैं पीडीएफ आपको अपलोड कराऊंगी तो उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिखी मिलेगी, उसको रीड कर लेना, अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। तो बेसिकली समझ आ गया कि एक मोटी सी बल्कि सी बुक होती है जिसके अंदर क्या लिखा होता है, किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि कंट्री को किस तरीके से काम करना है, वही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है। तो समझ आए कॉन्स्टिट्यूशन की नॉर्मल सी डेफिनेशन। तो हम अब देखते हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से लिखा गया। तो क्या है, 1934 का टाइम पीरियड होता है। तो हमारे आईएनसी के एक लीडर होते हैं एमएन रॉय। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हम चैप्टर 6 में रीड करके आए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो उसी तरीके से आईएनसी के एक लीडर होते हैं एमएन रॉय करके। तो वो क्या करते हैं, आपको पता है 1934 का टाइम पीरियड है, और उसी टाइम पीरियड में कौन थे हमारे देश में, हम पे कौन मतलब उपनिवेश कॉलोनी थे, हम किसके, ब्रिटिश के थे। तो हमें जो भी काम करना होता था हमें किसकी परमिशन लेनी होती थी, पहले हमें ब्रिटिश लोगों की परमिशन लेनी होती थी। तो 1934 का टाइम पीरियड होता है, जो हमारे एक आईएनसी के लीडर होते हैं एमएन रॉय करके, तो ब्रिटिशों के पास जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान है, ये तो नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रच के। तो वो एमएन रॉय नाम के जो व्यक्ति होते हैं वो ब्रिटिश लोगों के पास जाते हैं और डिमांड रखते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, एक असेंबली चाहिए जहाँ पर हम अपने जो हमारे इंडियन लोग हैं, इंडियन सिटीजन हैं, वो क्या लिख सकें, अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन रच सकें। लेकिन 1934 में जो ब्रिटिश होते हैं वो मना कर देते हैं। फिर 1935 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर जाते हैं और ब्रिटिश लोगों के सामने दोबारा डिमांड रखते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दो जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन रच सकें। देन दोबारा से क्या होते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं दोबारा से रिफ्यूज़ कर देते हैं, हम नहीं बना के दे रहे कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 1938 का टाइम पीरियड होता है, क्या 1938 का टाइम पीरियड होता है, हमारे जो देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जाते हैं ब्रिटिश लोगों के पास और वो डिमांड रखते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जहाँ पर हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन रच सकें। जिसके बाद 1946 में ब्रिटिश लोग समझ जाते हैं एंड दे बना के दे देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और जहाँ पर हमारे जो देश के नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, जिन्होंने पहले से ही हमारे लिए बहुत सारा काम करा था, उन्होंने हमारी हेल्प करी थी हमें आज़ाद दिलवाने में, तो वो सारे लीडर जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन रचने लग जाते हैं। तो हमारे देश में फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई थी, मतलब हमारे देश का फर्स्ट जो वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 9 दिसंबर से हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, यहाँ से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हम रचने लग जाते हैं। समझ आ गई इतनी सी बात कि हमने किस तरीके से स्टार्टिंग करी। नॉर्मल सी बात ही, छोटा सा एक क्वेश्चन बनता था, आपने ये अच्छी तरीके से कर लिया। लेकिन एक क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर हर साल आता ही आता है, क्योंकि हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आता है, और 8 चैप्टर से एक छोटा सा चैप्टर है 8th हमारा, जिसके अंदर से एक ही क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है कि साइलेंट फीचर्स बताने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हमें। साइलेंट फीचर क्या होते हैं? जस्ट लाइक एक ह्यूमन बॉडी होती है, हम उसके फीचर्स बताते हैं तुम्हारी क्या विशेषता है। जस्ट लाइक उसके फीचर्स बताते हैं कि ये ऑनेस्ट है, ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। तो सेम ऐसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके भी साइलेंट फीचर होते हैं, उसकी भी कुछ विशेषता है जो कि अदर देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अलग बनाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम रीड करने वाले हैं कि जो हमारे देश में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अदर जो बहुत सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको ऑलरेडी पता है ये, तो उस तरीके से जो अलग अलग देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे अलग किस तरीके से बनाता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अलग कैसे, यूनिक किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें रीड करेंगे। तो फर्स्ट फीचर्स आता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग कंट्री से किस तरीके से अलग है। तो एक लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है ये समझाती हूँ। तो किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। रिटन का मतलब क्या होता है? रिटन का मतलब ये होता है कि एक मोटी सी बुक है और सारे जो कानून है एक मोटी सी बुक में लिखे हैं। समझ आए? रिटन का मतलब ये होता है कि एक मोटी सी बुक है जिसके अंदर क्या है, सारे कानून वगैरह लिखे गए। जस्ट लाइक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पर एक मोटी सी बुक है, एक बल्कि बुक है, उसके अंदर सब कुछ कानून वगैरह लिख रखे हैं। तो हमारे देश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन का मतलब क्या होता है? अनरिटन का मतलब जस्ट लाइक ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, एक पेज कहाँ पर, एक कानून कहाँ पर लिखा हुआ है, एक कहाँ पर लिखा हुआ है, एक कहाँ पर, इस तरीके से। लेकिन हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका मतलब क्या है, जो सारे लॉ है, रेगुलेशन है, वो सारे एक मोटी सी बल्कि सी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ आए? तो क्या क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो तरीके से क्लासीफाई होता है। फर्स्ट होता है जैसे अमेरिका और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन है, और अनरिटन का मतलब है जो ब्रिटिश के पास है, जहाँ पर क्या है, एक लो कहाँ पर लिखा और एक कहाँ पर लिखा। ठीक है, समझ आया? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा मोटा है। वहाँ क्यों मोटा है? उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर जो छोटे से छोटा लॉ है उसको कॉम्प्रिहेंसिव, एलोब्रेट, मतलब अच्छी तरीके से डिटेल मैनर में लिखा गया है। डेट्स वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अदर, मतलब जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोटा है, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उससे भी मोटी मोटी सी बल्कि बुक है। तो क्योंकि वहाँ पर हर एक लॉ है, रेगुलेशन है, वो डिटेल्स में लिख रखा है, एलुब्रेट करके लिख रखा है। डेट्स वाई हमारे देश का जो फर्स्ट पिक्चर ये आता है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथियस्ट है, बहुत मोटा है, हर एक चीज़ को डिटेल्स मैनर में लिखा गया, इसलिए वो अदर कंट्री से सबसे मोटा, जो फर्स्ट नंबर पे जो आता है सबसे लेंथ वाला कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया का ही है। सेकेंड हमने फीचर देखा कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दो फीचर्स हमने देखे। अब ये क्वेश्चन आता है, ये बातें आती हैं कि हमारे देश में लेंथीस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्यों है? फर्स्ट रीज़न ये आता है कि हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, जस्ट लाइक हमारे यहाँ पर फेस्टिवल अलग अलग मनाए जाते हैं, इतने सारे रिलीजन है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, तो इतनी वास्टनेस देखते हुए हमारे देश में हर चीज़ को डिटेल में लिखा गया है। डेट्स वाई। सेकेंड रीज़न हमारे हिस्टोरिकल फैक्टर, जो कि 1935 के रेगुलेटिंग एक्ट से है। वहाँ पर बहुत सारे हमने जो कानून है, क्या 1935 में हमने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश करी थी, तो उससे हमने बहुत सारे कानून ले रखे। डेट्स वाई भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथियस्ट हो गया। सेकेंड रीज़न, थर्ड रीज़न ये है कि क्या है, हमारे देश में अदर कंट्री में दो तीन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वहाँ पर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है और स्टेट का अलग होता है और सेंटर का अलग होता है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, यहाँ पर स्टेट का भी सेंटर का भी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। डेट्स वाई एक मोटी सी बुक बन गई हमारे यहाँ पर। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है, जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके होगा, हर दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से एलिब्रेट करके लिखा गया है। यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो कौन से वो कानून होंगे जिसके तहत हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जस्टिसेबल, और नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि वो भी कानून हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं जिसके तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब हर छोटी सी छोटी बात लिखी गई है। डेट्स वाई हमारे देश का जो लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया अदर कंट्रीज के मुकाबले। ठीक है, तो एक यूनिक फीचर है हमारे देश में। ठीक है, एक साइलेंट फीचर अच्छी तरीके से समझ आया। सेकंड हम देखते हैं ड्रॉ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो क्या है, हमें अलग अलग जगह से ले रखा है। तो इसका मतलब ये बहुत बार 11th में भी रीड करके आ गई, ये क्वेश्चन आता है, जैसे आपने आर्ट्स वगैरह करी होगी, पॉलिटिक्स साइंस करी होगी, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने उधार बोरो कर रखा है। नहीं,
हमें किसी कंट्री से वो चीज़ हमने ले नहीं रखी, हमें हमने जिस कंट्री से जो चीज़ें अच्छी लगी, जस्ट लाइक हमने अमेरिका से ये देखने को मिला कि वहाँ पर फंडामेंटल राइट हैं जो कि क्या है उस कंट्री में अच्छे देखे जा रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हुई है उनकी वजह से। दैट्स वाई हमने उस कंट्री से वो चीज़ें लिख ली। ये नहीं है कि हमने डायरेक्ट कॉपी करी, नहीं, उसके अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस करे, बाद में ली हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन जिस कंट्री से हमें ये देखने को मिला कि इस चीज़ से क्या है देश में प्रोग्रेस हो रही है, वो सारी चीज़ें हमने ली। तो क्या है हमने क्या है अदर कंट्री से क्या लिए, बहुत सारे चीज़ें ली हैं, ठीक है। जैसे कि 1935 में हमने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी थी, उससे हमने 250 प्रोविज़न मतलब बहुत सारे कानून वगैरह ले रखे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हमने मतलब अलग अलग जगह से ली है। दैट्स वाई एक मोटी बुक हो गई है, अदर कंट्री से ली है। अलग फीचर है कि अदर कंट्रीज ने तो नहीं ली, लेकिन इंडिया ने लिया है, एक अलग से फीचर बन रहा है। सेकंड, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने क्या बोला इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, रैंक सेकिंग ऑल दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हमने तोड़ फोड़ करके लिया, मतलब कि अलग अलग कंट्री से। ये नहीं है कि हमने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखने लगे, नहीं, अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि जो चीज़ें हमने अच्छी लगी वो सारी चीज़ें ली, क्योंकि उस कंट्री में उस चीज़ से प्रोग्रेस हो रहा है तो हमारे देश में भी प्रोग्रेस होगी, इसलिए हमने अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ें ले रखी हैं। तो एक अलग फीचर्स है। थर्ड फीचर्स ये आता है कि हमें 1935 से हमने बहुत सारे कानून लिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। और हमने हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो भी एक कंट्री में किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल्स राइट चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ये सारे फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका मतलब क्या होता है, जो स्टेट का कर्तव्य बनता है कि हमारी जो गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए पॉलिसीज बनाए, ये हमने कहाँ से ले रखा है, ये ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। तो अलग अलग कंट्री से हमने अलग अलग चीज़ें ले रखी हैं। उसी तरीके से हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखे हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, वो किस उसका रिलेशन किस तरीके से बताया गया है, वो सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखी हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, इनका रिलेशन। लेजिस्लेचर बेसिकली क्या काम करते हैं, हमारे देश के लिए कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, हमारे देश के लिए जो कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, हमारे सामने पक्ष करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश से ले रखी है, उनके रिलेशन, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री से हमने अलग अलग चीज़ें ले रखी हैं, तो एक अलग फीचर है, ठीक है। थर्ड फीचर क्या है, ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे देश में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक कुछ ऐसे कानून होते हैं हम इजीली क्या चेंजेस कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम इजीली चेंज कर देते हैं, वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें होती हैं हम उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते, लेकिन बहुत सारा क्या है मीटिंग वगैरह बिठानी पड़ेगी, मतलब मीटिंग्स होंगी, उसके बाद वो चेंजेस होंगी, ठीक है। देखो हमारे देश में रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, जिसमें कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने बताया ना कि मिक्स करके ले रखा है, तो उस तरीके से अमेरिका के अब हमारे देश में कुछ कानून ऐसे हैं जो कि हमने ऐसे बना रखे हैं, इनको रिजिड है, मतलब चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वहीं जो ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा फ्लेक्सिबल है, वहाँ पर 2 मिनट में आप चेंजेस कर सकते हो। तो इंडिया में कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ऐसे हैं जो कि अमेरिका जैसे हैं कि हम उनको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉ हैं जो कि हम ईजिली उनको चेंजेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। तो यहाँ पर इंडिया में क्या है, दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब देख सकते हो कि अमेरिका में रिजिड है और ब्रिटिश में फ्लेक्सिबल, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। वहाँ पर कुछ लो हैं हम वो रिजिड है और कुछ लो फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। जैसे कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 3 टाइप्स के अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब 3 टाइप के चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हमारे एक यूनिक फीचर है। अदर कंट्रीज़ में 1 होता है, लेकिन हमारे कंट्री में 3 है, तो एक यूनिक फीचर है, समझ में है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। अब इसका मतलब क्या है ये समझाती हूँ। तो हमारे देश में फेडरल सिस्टम होते हुए भी यूनिटरी बेसिस है, क्या है ये समझाती हूँ। फेडरल का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का क्या मतलब होता है, ये दोनों चीज़ें समझाती हूँ, देन आपको बताती हूँ क्या मिक्सचर से है हमारे देश में, ठीक है।
तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर क्या इंडिया में हमें फेडरल भी देश सिस्टम के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं और यूनिटरी के भी। फेडरल सिस्टम के क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ पर दो टाइप की गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारे स्टेट है और सेंटर है। पावर का डिवीज़न किया गया है, आपको पता है हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि जिस कंट्री में फेडरल सिस्टम है वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे टू टाइप्स की गवर्नमेंट देखने को मिलती है, डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, रिजिट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, मतलब कोई भी कानून वगैरह बना सकती है, और बाइकैमरलिज्म होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर फेडरल सिस्टम होता है, जबकि इंडिया के अंदर ये सारे फीचर है, तो इंडिया क्या हुई, एक फेडरल सिस्टम हुई। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ फीचर्स हमें यूनिटरी भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर है, यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रोंग है, जो कि हमें यूनिटरी फीचर्स के अंदर देखने को मिलती है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पर जो हमारे सेंटर होते हैं वो स्टेट के गवर्नर को नियुक्त करती है। ऑल इंडियन सर्विस, इंटीग्रिटी जुडिशरी एंड सो ऑन, ये सारे फीचर यूनिटरी के हैं। तो हमारे देश में क्या है, फेडरल सिस्टम होते हुए भी यूनिटरी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडिया एक क्या है, क्वासी फेडरल सिस्टम है इंडिया के अंदर, मतलब कि यहाँ पर दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम नहीं लिखा गया कि इंडिया में फेडरल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ फीचर्स हमारे यूनिटरी के और कुछ क्या है फेडरल के होते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिला हमारे यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे फीचर्स हैं, ये फेडरल सिस्टम बता रहे हैं, एंड यूनिटरी के भी कुछ फीचर्स हैं। देन दैट्स वाई हमारे देश में क्वासी फेडरल है। क्या है, क्वासी फेडरल है, जिसका मतलब क्या होता है कि दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, एक अलग फीचर है। अब हमारे यहाँ पर क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि अमेरिका में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, दो टाइप की, एक होता है प्रेसिडेंटली और एक होता है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंट में क्या होता है, जो पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, बिल्कुल काम का डिवीज़न कर देते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो काम का डिवीज़न इस तरीके से करते हैं कि मतलब सभी में जो काम का डिवीज़न हुआ होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट में एक के हाथ में सुपर पावर होती है, जो कि हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। जैसे कि दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक अमेरिका में है जो प्रेसिडेंटली, और हमारी ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो काम का डिवीजन होता है लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव में बांट दिया जाता है, जबकि प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होता है, जो पावर का डिवीजन तो कर दिया जाता है, लेकिन उसको ये बोला जाता है कि आप लेजिस्लेचर के काम में हाथ नहीं दोगे, और लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, आपको एग्जीक्यूटिव के काम में हाथ नहीं वो करना, आप अपना अलग अलग काम करो। लेकिन हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो गलत कर रहा है तो लेजिस्लेचर बोल सकती है, और लेजिस्लेचर कुछ गलत करिए तो एग्जीक्यूटिव बोल सकती है। तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पर इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो सुपर पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे होती है, फिर किसके हाथ में होती है, हाई कोर्ट, और फिर उसके नीचे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह कोर्ट होते हैं। तो सब, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है, लेकिन उससे ऊपर कौन है, हाई कोर्ट। उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती हाई कोर्ट के आगे, और हाई कोर्ट के आगे कौन बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आगे कौन नहीं बोल सकता, हाई कोर्ट नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार जो सुपर पावर है वो सुपर पावर रहेगी, नीचे वाली कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसका मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो कानून वगैरह है जो गलत बनाए गए हैं, लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट करें, वो जुडिशरी क्या है उस पर मतलब इंडिपेंडेंट रूप से हक, मतलब वहाँ पर जैसे प्रेसिडेंट कोई गलत कराया तो जुडिशरी को हक बनता है कि उसको गलत साबित करे, हमारे यहाँ पर वो नियम वगैरह ले सकती है। ठीक है, इंडिया में हमारे यहाँ पर सिंगल इंटीग्रिटी जुडिशरी सिस्टम है, जहाँ जिसका मतलब क्या होता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, देन हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट है। समझ में आया, जिसमें कि मैंने बताया है कि सबसे जो ऊपर पावर होगी सुप्रीम कोर्ट होगी, देन हमारी हाई कोर्ट होगी, फिर हमारे जो नीचे लोअर लेवल पे आते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, जो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और भी नीचे जो लोअर कोर्ट होते हैं वो। लेकिन सबसे ऊपर कौन होगी, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे होगी हाई कोर्ट। मतलब कि जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर जो अथॉरिटी है उसकी बात नीचे वाली अथॉरिटी को माननी पड़ेगी। ठीक है,
जैसे हमारे यहाँ पर जो इंडियन सिटीजन है, जैसे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, यदि कोई भी लोगों का हनन करता है तो सीधा आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये सारी अथॉरिटी है कि वो इंडिपेंडेंट रोल निभाती है जुडिशरी, ये भेदभाव नहीं करती, ठीक है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, जस्ट लाइक मैं आपको बार बार फंडामेंटल राइट बोल रही हूँ, तो फंडामेंल राइट क्या होते हैं ये बताती हूँ। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन एक मोटी बुक के अंदर लेकिन बहुत सारे पार्ट हैं। तो पार्ट 3 किसके बारे में बात करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में बात करती हैं, समझ में आया। जिसमें कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, जिसमें कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग होते हैं उसको चाहिए ही होते हैं, क्योंकि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें कोई भी रिलीजन है उस चुनने का अधिकार, हमें एजुकेशन राइट होते हैं। ये सारे राइट हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिनोरिटी में भी लोग हैं और मेजोरिटी में भी है। कभी मेजोरिटी जो लोग हैं, जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वो क्या है, जो छोटे तबके के लोगों को दबाने ना लग जाए, इसके लिए हमारे देश में क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारे पॉलिटिकल राइट होते हैं, एक इंसान को चाहिए होते हैं। तो ये सारे राइट है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं। तो एक यूनिक फीचर जो कि हमने यूएसए से लिए हैं, तो एक अच्छे फीचर है ना, यहाँ पर इनका वोलेशन होता, मतलब कि यदि मुझे ये बोला जाए कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, मेरा तो एक हक है ना, मेरा एक फंडामेंटल राइट है, तो मैं कहाँ पर जा सकती हूँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जस्टिसेबल होते हैं, हम सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक यूनिक फीचर है, अदर कंट्रीज़ में होता भी नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर है ना ये सारे फीचर, डेट्स वाई इसको यूनिक बनाती है। अगला फीचर क्या है, हमारे यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसका मतलब क्या होता है, हम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। मतलब कि क्या है कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक सोशल रूप से कुछ लोग क्या बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो हमारी गवर्नमेंट का क्या फ़र्ज बनता है कि हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाए, प्रोग्राम बनाए, जिससे कि जो लोगों की समानता ला सके। इसलिए ये हमारे पार्ट 4 के अंदर दिए गए हैं, जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। एक आदमी को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए है, वो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देते हैं। ये नॉन जस्टिसेबल होता है, जैसे इनका अनन होता है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट की जो कोई पॉलिसीज़ हैं लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट थोड़ी नहीं जा सकते ना, वो डायरेक्ट, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब क्या है, कुछ ऐसे अधिकार, कुछ हमारे गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ होती है, लेकिन कुछ हमारी भी ड्यूटीज़ होती हैं कि हमें करने, जस्ट लाइक हमें इंडियन फ्लैग की हमें रक्षा करनी है, हमें नेशनल एंथम की रक्षा, तो ये कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो कि 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। एक सवन सिंह कमेटी बैठी थी 42 सेकेंड अमेंडमेंट के तहत, तब हमने ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो उस समय 10 बनाई गई थी 1976 में, लेकिन 2002 में क्या हुआ, एक दोबारा से 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2002 में। देन एक और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ड्यूटी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे देश के प्रति, हमारे फ्लैग की रक्षा करने, ये सारे कर्तव्य होते हैं। समझ में आ गया। तो एक यूनिक फीचर अदर कंट्रीज में होते भी नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर है। समझ में आए। इंडिया क्या एक सेकुलरिज्म है, इंडिया के अंदर जो धर्म है वहाँ पर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, हमारी जो गवर्नमेंट होती है कभी भी कोई भी धर्म को प्रमोट नहीं करती। हमारे यहाँ पर क्या है, सेकुलरिज्म है, यहाँ पर हमें अधिकार है कि हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, कि हमारे यहाँ पर कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं है। जस्ट लाइक अदर कंट्री में देख लो, जैसे सऊदी अरेबिया में देखो, वहाँ पर मुस्लिम ही लोग रहते हैं, वहाँ पर स्टेट का रिलीजन है इस्लाम धर्म है। इस तरीके से इंडिया के अंदर नहीं है, वहाँ पर सेकुलरिज्म है, यहाँ पर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं। कुछ अदर फीचर्स भी हैं जो कि मैंने शॉर्ट लिख नहीं रखे, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, जहाँ पर 18+ होते हैं, इंडिया के नागरिक होते हैं, और वोटिंग लिस्ट में जिसका नाम होता है वो वोट डाल सकता है। यहाँ पर भेदभाव नहीं होता कि आप लड़का हो या लड़की हो, आप 18+ हो, इंडिया के नागरिक हो और इंडियन सिटीजन हो और आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है, तो आप वोट दे सकते हो, ठीक है। एक अच्छा फीचर है। सेकंड, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे अमेरिका में वहाँ पर क्या ड्यूअल सिटीजनशिप है, मतलब वहाँ पर 2 सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया के अंदर एक है, वो इंडिया के नागरिक रहेंगे। कितना अच्छा फीचर है ना कि इंडिया के नागरिक है, और इससे हमें भाईचारा होगा। नहीं तो हम अदर कंट्रीज में जा रहे, कभी अलग, हमारे 2 सिटीजन होंगे, लेकिन हमारे देश में एक, हमारे आपस में ही भाईचारा बना रहेगा, ठीक है।
इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं हमारे यहाँ पर। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होते हैं वो अपना खुद का काम खुद करती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविज़न है, यहाँ पर क्या आपातकाल लग जाता है तो हमारी गवर्नमेंट के हाथ में सारा काम आ जाता है, तो इमरजेंसी प्रोविज़न भी है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर। स्टेट हमारे 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे लाइक स्टेट है, हमारी सेंटर है और हमारी कंकर्न लिस्ट है। इस प्रकार से गवर्नमेंट का डिवीज़न किया गया है। तो अलग अलग फीचर, अलग अलग काम का डिवीज़न है। तो ये सारे फीचर्स है जो कि हमने रीड कर लिए। इफ़ यू लाइक वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।